दोनों बंद कर दें लाइट। ओके, यहां देखिए जरा सा, इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है रिएक्ट का, जरा वहां यहां देखिए सर। सबसे पहले जो है यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फाइल कौन सी है? readme.md। ठीक है, ये आपकी मार्कडाउन फाइल है। जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल होती थी, ऐसी क्या होती है? एमडी फाइल होती है, मार्कडाउन फाइल होती है। ठीक है, ये भी किसी भी कोई भी नोट्स बनाने हैं या कुछ भी करना है उसके लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, दिख रहा है? ठीक है, और जब इसको आप लोग ऐसे रिव्यू करोगे तो देखो जरा, ठीक है, मार्कडाउन को जब भी रिव्यू करोगे तो इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है इस मार्कडाउन फाइल में, जरा देखना। इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसको यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसके लिए थोड़े से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या क्या है? गेटिंग स्टार्टेड विद क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज बूटस्ट्रैप्ड बाय क्रिएट रिएक्ट ऐप। हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू ही इसे बना रखा है। ठीक है, अवेलेबल स्क्रिप्ट्स कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है इसमें। npm स्टार्ट, हमने लास्ट टाइम जो है स्टार्ट जो है ये करके दिखाया था। जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के अंदर हमने स्टार्ट मैनुअली डाला था। ठीक है, लेकिन इस बार आपको स्टार्ट पहले से ही मिल रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी की डिटेल्स लिखी हुई है कि npm स्टार्ट करने के बाद ये चेक जाएगा, फिर चलने के बाद आपको कहां पे चेक करना है? लोकल होस्ट 3000 पे जाना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कौन से पोर्ट पे जाना है? 3000। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग की कमांड है, बिल्डिंग की कमांड है, इजेक्ट की कमांड है। तो बस यही सारी चीजें इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी पड़ी है कि कैसे यूज करना है। आपको अगर रखना है इसे तो रखो, अदरवाइज डिलीट मारो। ठीक है, रीडमी फाइल रखनी है तो रखो, नहीं रखनी तो हटाओ। ठीक है, पैकेज.जेसन और पैकेज-log.json ये पहले ही बता चुका हूं लास्ट क्लास में। ठीक है, कब बनती है, कैसे बनती है, और नोड मॉड्यूल्स भी। ठीक है, पैकेज.जेसन में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ये भी बता दिया मैंने कि आपके पैकेज के बारे में सारी जानकारी होती है, स्क्रिप्ट्स होती है इसमें। ठीक है, क्या क्या पैकेज एंड डिपेंडेंसीज क्या क्या है इसमें देखो। टेस्टिंग के लिए कुछ है। ठीक है, ये 3 टेस्टिंग के लिए है। फिर उसके बाद इसे तो इग्नोर मार दो। फिर उसके बाद आपका क्या है? रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और वेब वाइटल्स। ये भी एक तरीके से टेस्टिंग के लिए ही यूज की जाती है। मेन कौन कौन सी है? रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, यही 3 सबसे मेन है। फिर स्क्रिप्ट्स क्या है? स्टार्ट के लिए ESLint कॉन्फ़िगरेशन, ब्राउजर्स की लिस्ट, डेवलपमेंट, ये सारी जानकारी दे रखी है इसमें। और पैकेज-log.json में क्या लिखा हुआ है? नोड मॉड्यूल्स में जितनी भी डिपेंडेंसी, सब डिपेंडेंसीज हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है पैकेज-log.json में, कि कौन सी डिपेंडेंसी को यूज, मतलब बनाते समय कौन सा वर्जन एग्जैक्ट यूज किया गया था। ठीक है, तो उसके लिंक क्या है, लाइसेंस कौन सा था, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये देख लो। अब पता है कितनी लाइन होंगी? कितनी लाइन है टोटल? 17,641। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है।
तो सारी डिपेंडेंसीज जो भी हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर, उन सब की इंफॉर्मेशन इस जेसन के अंदर लिखी हुई है, इस वाले जेसन के अंदर। ठीक है, और ये डाउनलोड होके कौन से फोल्डर में रखी होंगी डिपेंडेंसीज? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। डाउनलोड होके कहां रखी है? नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखो जरा, बिम, कैसे, एडोब, डेबल, फिर उसके बाद देखो ये सारी डिपेंडेंसीज हैं, सब डिपेंडेंसीज हैं। इसलिए जब भी किसी को प्रोजेक्ट भेजा जाता है, कभी भी नोड मॉड्यूल्स नहीं भेजा जाता। ठीक है, चलो सो यहां तक क्लियर सबको? पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉक और नोड मॉड्यूल्स और गिट इग्नोर। गिट इग्नोर जो है ये यूज की जाती है कि गिटहब पे अगर आप चाहो कि कुछ ऐसी फाइल्स या कुछ ऐसी मतलब कि डॉक्स या लॉग्स जो भी है, वो अगर आप कोई भी चीज अगर आप चाहते हो कि गिटहब पे अपलोड ना हो, तो उसको आप किसके अंदर मेंशन कर सकते हो? गिट इग्नोर के अंदर। तो हमने बोला नोड मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर है ये गिटहब पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पीएनपी और ये सारे जो है ये सब नहीं जाने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नोड मॉड्यूल्स हो गया। अब आ जाओ पब्लिक में। पब्लिक में क्या है? ये है फेव आइकन। क्या है? फेव आइकन। आपने देखा होगा टैब में जो है आइकन लगा होता है वेबसाइट्स के, जैसे कि ये देखो कैनवा में, रिएक्ट में, हमारी एप्लीकेशन में ये आइकन लगा हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो आइकन किसकी वजह से आया है? फेव आइकन की वजह से। ठीक है, फेव आइकन index.html में कहा लगा हुआ है? ये लगा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है पब्लिक यूआरएल, मतलब कि पब्लिक फोल्डर के अंदर favicon.i को पड़ा है, उसका आइकन की तरह यूज करो। ठीक है, हमारी वेबसाइट का आइकन है ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो जो आप HTML में करते हो। चलो, फिर अगली फाइल क्या है? index.html। यही आपकी रूट फाइल है। ठीक है, यही आपकी रूट फाइल है जिसके अंदर सारा कंटेंट आता है। ऊपर HTML का बेसिक सिंटैक्स है, ऊपर फिर उसके बाद क्या है? थीम कलर कौन सा है? हमने कौन सा थीम यूज कर रखा है? ये है डार्क थीम। 00 मतलब होता है ब्लैक। हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, एप्पल का टच आइकन। देखो ये जो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है ना, एक मिनट, ये हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है। जरा देखो यहाँ पे कि इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे? इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप सैंपल, क्लिक करो, इंस्टॉल। अब जरा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है क्रिएट रिएक्ट ऐप। एक तरीके से ऐप की तरह ये इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप, PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। तो हमें जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है जो कि रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है, वो हमें ये फीचर होता है कि आप PWA भी बना सकते हो। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप भी बना सकते हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है कि आप वो बोलते हैं कि इंस्टॉल कर लो हमारी एप्लीकेशन को, तो वो जो है आप जैसे इंस्टॉल करते हो वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती, वो क्या होती है? डायरेक्ट ब्राउजर से होती है। ठीक है, उन्हें क्या होता है? PWA। फिर उसके बाद PWA बनाने के लिए देखो क्या यूज किया जाता है। यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम क्या है? manifest.json। इसी के अंदर PWA की सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कि PWA क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद टाइटल,
टाइटल के बाद एक नो स्क्रिप्ट टैग है। बहुत सारे ब्राउजर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो कि आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट चलेगी ना, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया जाता है। जैसे कि बैंक में जो एप्लीकेशंस होती है ज्यादातर उनमें जावास्क्रिप्ट डिसेबल मार के रखते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसी जगह पे अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट डिसेबल मार रखी है तो नो स्क्रिप्ट टैग जो है वो अपने आप चल जाएगा, ठीक है। जिसने जावास्क्रिप्ट डिसेबल मार रखी होगी क्या हमारा ऐप चलेगा उसमें? नहीं चलेगा, ठीक है। फिर डिव बनाया जिसकी आईडी क्या है, ठीक है। फिर यहां पर देखो कुछ लोगो अलग अलग साइज के 192 और 512। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन, यही है जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम माई ऐप, नाम क्या होगा, माई रिएक्ट ऐप, कुछ भी रख लो, ठीक है। अरे यार गलती से पेज को रिफ्रेश मार दिया। इस ऐप को अनस्टॉल करने दो, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये देखो इंस्टॉल, नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टॉल। अब इसे हटाओ, डेस्कटॉप पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहां गया, माई ऐप, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है जो हमने वहां पे सेट कर रखा था, manifest.json में। और ये जो लोगो आ रहा है उसकी जानकारी कहां पे रखी हुई थी, इसके अंदर manifest.json में। डिफरेंट डिफरेंट साइज के लोगो थे हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट नेम का इतना कुछ नहीं होता उसका, ठीक है। तो यहां तक क्लियर सबको? तो ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो देख लेना इसमें जाके, ये लिंक है, ये रहा, ठीक है। ये लिंक है, यहां जाके देख लेना। इतनी ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमें इतना देखते नहीं है। ऐसी एक है robotos.txt, ठीक है। इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो ये देख लो, इसकी भी लिंक दे रखी है, ठीक है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, about robots.txt. Website owners use the robots.txt file to give instruction about their website to web robots. This is called the robots exclusion protocol. ठीक है। It works like a robot wants to visit a website URL, say this URL. Before it does so, it first checks the robots.txt and finds this, ठीक है,
user agent asterisk means the section applies to all robots. Disallow slash tells the robots that it should not visit any page on the site. तो आपने सुना होगा गूगल का क्रैवलर होता है, ठीक है, ये बहुत सारे आजकल बॉट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो बॉट्स जो है ना हमारी वेबसाइट को क्रॉल ना करे, इसके लिए हम यूज रखते हैं robots.txt, ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपने बोल दिया तो वो नहीं करेगा क्रॉल। आजकल जो बॉट्स आ रहे हैं ना वो इतने पावरफुल है कि कुछ नहीं देख रहे, आपकी वेबसाइट को देख ही लेंगे, उनमें से इंफॉर्मेशन निकाल ही लेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या सिक्योरिटी लगा रखी है, क्या कर रखा है। इसमें भी देखो लिखा हुआ होगा, ये देखो, there are two important considerations when using robots.txt. robots can ignore your robots.txt, especially malware जो वायरस होते हैं एक तरह के, ठीक है, हाँ दिखा रही है समझो, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अगली फाइल, अगला फोल्डर कौन सा है, SRC, ठीक है, SRC के अंदर सबसे पहले ये है सेटअप test.js। रिएक्ट में अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो इस फाइल की नीड है, ठीक है, हमें नहीं करनी टेस्टिंग, हटाओ इसे, ठीक है। रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये भी टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, इसकी भी नीड नहीं है, हटाओ। logo.svg, ये जो है svg है, इमेज है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद app.test.js, ये भी टेस्टिंग की फाइल है, हटाओ इसे। फिर उसके बाद index.js, सबसे मेन फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद index.css, जो मेन है उसको ओपन कर लेता हूं, css, js, app.js, app.css। कितनी फाइल ओपन कर रखी है मैंने, 4। सबसे पहली फाइल कौन सी है, index.js, ठीक है। इसके अंदर देखो जरा, इन्होंने react dom dot create root document dot get element by id root, कौन से एलिमेंट को गेट किया है आईडी के थ्रू, रूट, और वो रूट कहां पे था, index.html, ठीक है। तो उसने रूट का रेफरेंस लिया और उसको स्टोर करके किसके अंदर, रूट के अंदर। फिर रूट डॉट रेंडर, रूट के अंदर क्या करना है, रेंडर करना है। रेंडर करना मतलब शो करना है, दिखाना है कुछ, ठीक है। क्या रेंडर करना है, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, ये क्या है, स्ट्रिक्ट मोड है। ये अगर आप कोई भी अनवांटेड या अनसेफ ऑपरेशन करोगे तो आपको वार्निंग देगा ये, ठीक है, वार्निंग देगा अगर आपने ये यूज कर रखा है तो। ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप जो अच्छे से मतलब गुड वार्निंग कर सको। फिर इसके अंदर एक कंपोनेंट कॉल किया गया है जिसका नाम क्या है, ऐप। अभी देखते हो कंपोनेंट क्या है। लास्ट में एक फंक्शन कॉल किया गया जिसका नाम क्या है, रिपोर्ट वेब वाइटल्स। जरा देखो इसके में क्या लिखा हुआ है इधर, मैंने बताया था ना वेब वाइटल्स नाम की फाइल थी जो कि क्या कहते हैं टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है, तो उसी में से जो है ये फंक्शन कॉल किया गया है, रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ठीक है। ये देखो क्लियर, चलो यहां तक क्लियर सबको, ये भी टेस्टिंग की है। फिर ये जो है ये भी देख लो कहां से क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रखी है। रिएक्ट यहां से कर रखी है, रिएक्ट डॉम कहां से कर रखी है, डॉम के अंदर से क्लाइंट। फिर एक सीएसएस की फाइल भी इंपोर्ट कर रखी है, ठीक है, index.css। आ जाओ देखो इसके अंदर सीएसएस लिखी हुई है, फिर उसके बाद अब यहां पे ये वाला सबसे मेन है,
यहां एक कंपोनेंट बुलाया गया है जिसका नाम क्या है, एफ। ठीक है, एफ नाम का कंपोनेंट कहां से बुलाया गया, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब कि सेम फोल्डर के अंदर एफ नाम का कंपोनेंट, ये है आपका एफ डॉट जेएस। ये जो हमारी वेबसाइट पे वो रिएक्ट का लोगो जो आपको स्पिन करता हुआ दिख रहा था, वो कहां पे उसकी कोडिंग लिखी पड़ी है, यहां पर। ठीक है, एक काम करो, हटाओ उसको। ठीक है, सिंपल सा एक h1 टैग डालो, सेव कर दो, और इसमें देखो एक CSS की फाइल इंपोर्ट की गई है, नाम क्या है, app.css। इसके अंदर देखो जरा, उस लोगों को स्पिन करने के लिए एनिमेशन लगा रखा है और भी स्टाइलिंग कर रखी है। हटाओ, ठीक है, जरूरत नहीं है स्टाइलिंग की। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रखा है, यहाँ पे एक h1 टैग लगा रखा है जिसके अंदर टेक्स्ट दे रखा है। यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। ये छोटा सा प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड लिखने का, रिएक्ट। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे कर क्या रखा है, ये क्या है, एक फंक्शन है जिसको क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब क्या रिटर्न किया जा रहा है यहां से, ठीक है। एक काम करो, ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, पैरेंथेसिस दिख रहा है, इसके बिना इसे जो है आप रिटर्न करके देखो। सेव करो, यहां आ जाओ, रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, यहां आओ और रन करो। तो शो कर रहा है, क्यों शो नहीं कर रहा भाई, सब कुछ तो ठीक है, सिर्फ एक ब्रैकेट ही तो हटाया और क्या किया है। रखा, छोड़ो। एक बात बताओ, ये जो h1 के अंदर मैंने लिखा हुआ है, क्या ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, HTML है? क्या ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न किया है, नहीं, तो कैसे रिटर्न हो गया, लेट करो, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा हूं। नहीं चल रहा, अब फिर से आप इसे पैरेंथेसिस के अंदर डालो, ठीक है, ठीक है, नहीं चल रहा, अभी भी नहीं चल रहा होगा, देख लो, नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। अब यहां पे आके एंटर मारो, ठीक है, इसको भी एंटर मारो, एक मिनट रुको, सॉरी, इसको यहां पे रखूं, चलेगा, ठीक है, वो चला होगा एकदम, रिफ्रेश, ठीक है। तो ऐसा क्या है इस पैरेंथेसिस के अंदर जो ये इसे चला दे रहा है, इस
के अंदर जो लिखा हुआ है ये है आपका JSX, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हो एक्सटेंसिबल जावास्क्रिप्ट, ये मॉडर्न फीचर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो जो JSX होता है, बहुत सारे ब्राउजर ऐसे होते हैं जो JSX को डायरेक्टली जो है समझ नहीं पाते, तो यहां पे जो है एक लाइब्रेरी होती है, एक ट्रांसपाइलर होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, एक तो चीज होती है कंपाइलर, जो कि क्या करता है, जो भी आपका कोड है उसको मशीन कोड में चेंज करता है, ठीक है, और एक चीज होती है क्या, ट्रांसपाइलर, जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो बेबल है वो आपकी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर रहा है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, जो कि ब्राउजर टू ब्राउजर जो है वो अपने आप वर्जन देख के चेंज कर दे रहा है, ठीक है। अब बेबल देखो जरा, इसके अंदर डिपेंडेंसी पड़ी होगी, ये दिख रहा है @बेबल, देखो कितने सारे इसके अंदर फोल्डर हैं, सोचो। तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि JSX लिखते कैसे हैं, ठीक है, और इंटरनली वो JSX जो है ना वो जाके JS में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब वो देखना हमें JSX लिखना कैसे, क्या बोल रहे हो, पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि ये JSX रिटर्न कर रहे हैं, पहले मतलब क्या वो अलग लाइन में कर रहा था उसकी वजह से नहीं हो रहा था, ये देखो जरा, नहीं हो रहा ना, तो सेम लाइन में बोलता था, ठीक है। अगर ये यूज नहीं करना चाह रहे हो कोई नहीं, तो हमने कौन सा फंक्शन बना दिए, एरो फंक्शन, ठीक है। तो एरो में ऐसा कोई झंझट ही नहीं होता, क्योंकि उसका रिटर्न ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, JSX, ठीक है, कि JSX कैसे लिखते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। एक काम करो छोटा सा, एक टर्मिनल खोलो, ये जो चल रहा है इसे चलने दो, ठीक है, ये दिख रहा है सबको प्लस का सिंबल, क्लिक करो उस पर, यहां पे आप लोग क्या करो, npm i bootstrap, अगर आपको कोई वर्जन करना हो, कोई स्पेसिफिक वर्जन, तो आप वर्जन बता सकते हो, अदरवाइज ये जो है लेटेस्ट ही करेगा, ठीक है, अदरवाइज ये क्या यूज करेगा, लेटेस्ट वर्जन 5.3.3, मैंने एंटर मार दिया, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है हमारे उस पर ऐप में, ये देखो एड 3 पैकेजेस, ठीक है, अब यहां देखो इधर ही कहीं लगी पड़ी होगी,
एक मिनट, बिल्कुल ओपन है ना अभी तो नहीं, क्लोज है, ठीक। ये दिख रहा है सबको? एक फोल्डर डाउनलोड हो गया जिसका नाम क्या है? इसके अंदर देखो डिस्ट, डिस्ट के अंदर CSS, जरा देखो इसके अंदर ये दिख रहा है bootstrap.min डॉट, जिसके अंदर क्या है, ये वही सीरियल नहीं है जो हम यूज करते थे लिंक के थ्रू, वही चीज है, बस इसमें क्या किया, उसे डाउनलोड करके आपके सिस्टम पे रख दिया। ठीक है, अब आपको सीरियल नूडल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। CSS फाइल मिल गई बूटस्ट्रैप वाली, और जावास्क्रिप्ट की, CSS को कोलैप्स करो, जावास्क्रिप्ट, यहां पे दिख रहा है बंडल का है, ये रहा bootstrap.bundle.js। तो बूटस्ट्रैप नाम की जो मतलब कि पैकेज था हमारे पास जो इंस्टॉल हो गया। करना क्या है हमें, index.js में आओ, इंपोर्ट करिए, ठीक है, काम करो, इतना कौन करेगा। राइट क्लिक, कॉपी पाथ, कॉपी रिलेटिव करना चाहिए था, कोई नहीं। लेट करो, मैंने ये लिंक लगा दिया ऐसे, ये जो आपका बैक स्लैश है ना, आप चाहे इसे फॉरवर्ड स्लैश कर दो या 2 बार बैक स्लैश कर दो, ठीक है, दोनों ही अलाउड है। ये उठा नहीं रहा, तो ठीक है। देखो, एक में मैंने नोड मॉड्यूल के साथ लगाया है और दूसरे में विदाउट नोड मॉड्यूल्स। देखते हैं कौन सा बूटस्ट्रैप अप्लाई होता है, कौन सा नहीं होता। ठीक है, क्लास इक्वल टू बीजी माइनस में प्राइमरी, अभी बताता हूं। देखो, एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, कैन नॉट रिजॉल्व। ठीक है, बोल रहा है कि नोड मॉड्यूल्स वाला हम पता नहीं कर पा रहे क्या है क्या नहीं है। तो अब हमें इसके अंदर जो भी पाथ लगाना है ये डायरेक्ट लगाना है विदाउट नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो लाइब्रेरीज की जो भी पाथ है वो बिना नोड मॉड्यूल्स के लगाने हैं। सेव, आ जाओ, देखना बूटस्ट्रैप अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। हो गया, एक काम करो, लाइट मोड थोड़ा सा खराब लग रहा है। एक मिनट, सही तो लिखा है।
चलो कोई नहीं। चलो इसको बांध। सो पोर्शन अप्लाई हो चुकी है हमारी। अब करना क्या है, मैं जरा वो देखिए, सब बंद करो, यहां करो। एसआरसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूं, ठीक है। अरे यार टाइम नहीं है, वरना 27 हो गई। चलो एक काम करता हूँ, कंपोनेंट जो है कल बताता हूँ। अभी इससे पहले थोड़ी सी छोटी सी चीज है, मैंने H1 लिख रखा है, बटन, नॉर्मली बटन बनाना है मेरे को, ठीक है। इस बटन के अंदर क्या लिख रहा हूं, देखो एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है भाई? एरर पढ़ना जरा। इंक्लूडिंग टैग बोल रहा है कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन अ इंक्लूसिव टैग, कि जितने भी आप यहाँ पे JSX के अंदर एलिमेंट दोगे वो एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट नहीं हो सकते, मतलब कि सिबलिंग नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या बोल रहा है, क्या यूज कर लो आप, JSX फ्रेगमेंट, या आप चाहो तो नॉर्मली किसी भी डिव को या पैराग्राफ है किसी भी पेरेंट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या यूज कर लेता हूं, एक डिव यूज कर लेता हूं, ठीक है। इसमें देखो डिव लिख रहा हूं तो कोई सजेशन नहीं आ रहा ना, इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। सेव करो, राइट क्लिक, सेव। अब देखो चल रहा है, बटन भी आ गया। सब लोग Ctrl+Shift+C करो, कर्सर ले जाओ इसके ऊपर। ये देखना जरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो हमने JSX रिटर्न कर रखा है, ये रेंडर कहाँ हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, रूट के अंदर हो रहा है। तो रिएक्ट के अंदर अब आप जो भी काम करोगे, कुछ भी चीज डायनेमिकली रेंडर करोगे, वो सारी की सारी इसी के अंदर जाएंगी, इसी रूट के अंदर, ठीक है। जाना है, बैठा है, ठीक है। तो ये जो है रूट के अंदर ही जाएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग HTML फाइल बनाने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही HTML फाइल है, वही इंडेक्स वाली, बस, ठीक है। अब आपको बस डायनेमिकली कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है, और वही जो है आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे ऐप नाम का कंपोनेंट बनाया था, ऐसे हमें खुद के कंपोनेंट बनाने हैं। वही नेक्स्ट क्लास में देखते हैं JSX को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है, कैसे कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। हाँ, पेरेंट